उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती है ताकि इन योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई ले और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज ऐसी ही एक योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। केवीके बूंदी पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन। एमपीयूएटी के कुलपति ने एफपीओ किसान बाजार का किया अवलोकन। और किसानों के भरोसेमंद साथी हैं भेड़ बकरी। कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से जल, जमीन और जंगल के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 30वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास ने की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक रसायनों के उपयोग से मृदा, पानी, हवा, मानव, पर्यावरण का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इन संसाधनों को बचाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र पर जैविक और प्राकृतिक खेती इकाई स्थापना की आवश्यकता भी जताई। साथ ही केंद्र पर स्थापित सजीव इकाइयों को लेकर भी आवश्यक सुझाव दिए। इस बैठक को कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर एस के जैन ने भी संबोधित किया। उन्होंने दलहन सीड हब में बीज उत्पादन में किसानों की भागीदारी बढ़ाने, डेयरी इकाई के आधुनिकीकरण, मशरूम उत्पादन प्रदर्शन इकाई स्थापित करने का सुझाव दिया। साथ ही अग्रिम प्रथम पंक्ति प्रदर्शन लगाते समय प्रत्येक 3 वर्ष बाद गांव और ब्लॉक बदलने की आवश्यकता बताई। उन्होंने धान के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की भी आवश्यकता जताई। बैठक में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर हरीश वर्मा ने पिछली बैठक की कार्यवाही और प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा कर सुझाव मांगे गए। बैठक में डॉक्टर घनश्याम मीणा ने पशुपालन, डॉक्टर कमला महाजनी ने गृह विज्ञान, इंदिरा यादव ने उद्यान से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। बैठक में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी के उप निदेशक ने कोटा संभाग के लिए उद्यानिकी फसलों की पीओपी तैयार करने की जरूरत बताई। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने एफपीओ मीव किसान बाजार भीलवाड़ा का अवलोकन किया। साथ ही एफपीओ कारोबार की जानकारी ली। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा की वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठक उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एफपीओ गठन पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में कुलपति डॉक्टर कर्नाटक ने किसानों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने और प्रसंस्करण सुविधा बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि प्रति इकाई फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए रबी खरीफ से पूर्व किसानों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं। साथ ही प्राकृतिक और समन्वित कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। बैठक को विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर R.A. कौशिक ने भी संबोधित किया। उन्होंने केंद्र पर संचालित गतिविधियों में नई कृषि तकनीकों का समावेश करने और तकनीकी हस्तांतरण बढ़ाने पर जोर दिया। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर A.K. वर्मा ने इंटरक्रॉपिंग, वर्षा जल संग्रहण तकनीक पर जानकारी दी। अधिष्ठाता डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने मुर्गी पालन हेतु प्रतापधन नस्ल के पालन से किसानों को जोड़ने की आवश्यकता जताई। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर C.M. यादव ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक के बाद कुलपति सहित सभी अतिथियों ने केवीके भीलवाड़ा द्वारा गठित एफपीओ मीव किसान बाजार का अवलोकन किया। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने कहा कि भेड़ और बकरी
किसानों के लिए अकाल के भरोसेमंद साथी हैं। केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान अविका नगर में 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण केड फाउंडेशन उदयपुर और एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम को संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि भेड़ बकरी छोटे पशु जरूर हैं, लेकिन इनमें अकाल के दौरान सहारा बनने की क्षमता है। यही कारण है कि राजस्थान में अकाल के सालों में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है। वह कम संसाधनों में पलने वाले भेड़ बकरी का पालन करके मुश्किल समय में भी अपना गुजारा कर लेता है। इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित दूसरे राज्यों में भेड़ बकरी पालन ने बड़े व्यवसाय का रूप ले लिया है। उन्होंने बताया कि पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन होता है। भेड़ बकरी के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक चरागाहों के अभाव में अब भेड़ बकरी का पालन स्टॉल फीडिंग विधि से किया जाने लगा है, जिसमें बाड़े पर ही जानवर का उचित पोषण प्रबंधन, चारा प्रबंधन, आवास प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन करते हुए अधिकतम उत्पादन लिया जा रहा है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री बलविंदर सिंह गिल साहब को। आप प्रबंध निदेशक हैं केंद्रीय सहकारी बैंक कोटा में। गिल साहब, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सर, क्या है ये योजना? इस बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, भारत सरकार ने 24 फरवरी 2019 से किसानों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना लागू की, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को, जो कि जिनके पास कृषि योग्य भूमि है और जो अन्यथा योजना के अपात्र नहीं है, उन सब किसानों को वर्ष के 6,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में, यानी कि प्रति 4 माह पर एक किस्त, तो कुल मिला के वर्ष में 6,000 रुपये प्रति किसान को देने का प्रावधान है। इस योजना में किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी ये 5वें साल में है, ये योजना काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और साल में 3 किस्तों के अनुरूप 13 किस्तें किसानों को प्राप्त हो चुकी हैं और शीघ्र ही 14वीं किस्त जो है भारत सरकार जारी करने वाली है। इस योजना के अंतर्गत जो पात्रताएं हैं, सबसे पहले मैं किसान भाइयों के लिए, जो किसान भाई इसके बारे में जागरूक ना हो या उनके कुछ संशय हो, उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। कोई भी किसान, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, उसके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। और उसके अलावा जो संस्थाएं हैं, उदाहरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, अन्य ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि तो है परंतु वो व्यक्ति नहीं है, वो इसमें पात्र नहीं है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार के सर्विंग कर्मचारी इसमें पात्र नहीं है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी इसमें अपवाद हैं। इसके अलावा पेंशनर्स जो 10,000 से अधिक पेंशन लेते हैं, वो भी अपात्र हैं। एक परिवार से एक ही किसान को हमारी किसान सम्मान निधि दे है, यानी कि किसान भले ही पति पत्नी दोनों के नाम से अलग अलग भूमि हो, परंतु केवल एक सदस्य को, चाहे पति या पत्नी में से किसी एक किसान को ही दे है। इसके अलावा कोई भी संवैधानिक पद का व्यक्ति वो किसान सम्मान निधि के लिए पात्र नहीं है। गत वर्ष में, गत असेसमेंट ईयर में, वित्तीय वर्ष में जिस किसान ने अगर इनकम टैक्स दिया है तो वो भी इसमें पात्र नहीं है। ये अपात्रताएं हैं और देश में काफ़ी पॉपुलर है। आज किसानों के लिए एक बड़ा संबल बनकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में, किसानों के कल्याण की योजना के रूप में वर्तमान में सामने आई है। जी गिल साहब, जैसा कि आपने बताया ये योजना हमारे किसानों के लिए है। कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और किस प्रकार से हो रहे हैं, इस बारे में भी बताइए।
अब तक लगभग 11 करोड़ किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है योगेश्वर जी कि इसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है कि 11 करोड़ किसानों में 3 करोड़ महिला किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब बात करें अगर हमारे प्रदेश की, राजस्थान की बात करें तो लगभग 84 लाख के करीब किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 77 लाख किसान, 77 लाख 22 हज़ार के आसपास किसान जो है वो अभी इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले चुके हैं। जैसा कि गिल साहब आपने ये बताया कि ये योजना जो है 2019 से शुरू है और इसको काफ़ी समय हो गया है, तो अब तक इसमें कितने परिवर्तन हो चुके हैं, इस बारे में भी बताइए। योजना लागू होने के बाद से बहुत सारे परिवर्तन इसमें किए गए हैं, भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। चूँकि इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल में समय समय पर उसके परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे किसानों को पारदर्शिता से और बिना किसी परेशानी के किसानों को इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में 3 चीज़ें भारत सरकार ने इसमें अनिवार्य कर दी हैं। सबसे पहले किसान की स्वामित्व की भूमि का विवरण, यानी कि लैंड सीडिंग, उसकी जो भी भूमि है उसके खसरे इत्यादि डिटेल जो है वो पोर्टल पर चढ़ाई जाती है। इसके लिए जो क्षेत्र का राजस्व पटवारी है उसके माध्यम से उसकी किसान की भूमि का विवरण भरकर तहसीलदार जी के माध्यम से, जो कि तहसील या सब डिवीज़न लेवल पर हमारी इस योजना के नोडल अफसर होते हैं। फिर इसके बाद में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक जिला नोडल अधिकारी है। उदाहरण के लिए कोटा जिले के लिए, जो कोटा जिले का एमडी के रूप में मैं स्वयं योजना के प्रारंभ से इस योजना के नोडल अफसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो वहाँ से नोडल अफसर उस किसान की भूमि का विवरण पोर्टल पर चढ़ाता है, जिसको उसके बाद में राज्य स्तर से और राष्ट्रीय स्तर के जो इसको जो मॉनिटरिंग यूनिट है वो इसकी पुष्टि करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है किसानों के लिए वो है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी एक तरीके से बायोमेट्रिक सत्यापन है किसान का, उसके लिए सरकार ने पोर्टल पर भी सुविधा दी है। इसके अलावा ऐप है जो हमारे ई-मित्रास और जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो गांव में नागरिक सेवा केंद्र के रूप में संचालित हैं, वहाँ कोई भी किसान जाकर अपनी ई-केवाईसी करा सकता है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि किसान का आधार सीडिंग होना चाहिए, और आधार सीडिंग के साथ साथ जो खाता किसान का बैंक खाता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए दिया हुआ है उसको वो डीबीटी के इनेबल होना चाहिए। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जो प्रत्यक्ष लाभ देने की सरकार की स्कीम है। डीबीटी के तहत वो खाता सक्षम होना चाहिए, उसको बोलते हैं डीबीटी इनेबल होना। तो ये 3 चीज़ें आज की डेट में जो आगे लाभ लेने के लिए सरकार ने, अभी 14वीं किस्त मिलेगी तो केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके ये तीनों लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार इनेबल डीबीटी इनेबल्ड खाता आधार सीडिंग हुआ। गिल साहब, आप कोटा में कार्यरत हैं, इस हाड़ौती क्षेत्र में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं इस योजना से, इस बारे में भी विस्तार से बताइए। जी, कोटा में प्रारंभ से ही इसका योजना का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया और हाड़ौती के चारों जिलों में लगभग किसानों का एक तरीके से सैचुरेशन आ चुका है। ऑलरेडी इसमें लगभग 6 लाख के आसपास किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कोटा की बात करूं तो कोटा में हमने विशेष रूप से जो ये नई कंडीशंस हैं किसानों की भूमि सीडिंग का, तो भूमि सीडिंग का कार्य राज्य सरकार के विशेष अभियान चलाकर राजस्व कर्मियों के माध्यम से पूर्ण किया जा चुका है। अब जो ई-केवाईसी और आधार इनेबल्ड खाते और आधार सीडिंग के लिए, इसके लिए भी विशेष अभियान, विशेष शिविर लगा करके और विशेष रूप से जो हमारी ग्राम पंचायतें और ग्राम सेवा सहकारी समितियां, इनके माध्यम से जिनसे किसानों का जुड़ाव है, इनके माध्यम से विशेष शिविर लगा करके और किसानों में अभियान चला करके जहाँ जहाँ किसानों की ई-केवाईसी शेष है उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र किसान वंचित ना रहे। इस योजना से हमारे प्रदेश के सभी किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी हो, इसके लिए गिल साहब
आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, इस बारे में भी बताइए। हाँ, राजस्थान राज्य स्तर पर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि का जो नोडल अधिकारी है वो हमारे जो रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर हैं, नेहरू सहकार भवन में बैठते हैं, उनकी सरपरस्ती में एक पीएम सम्मान निधि मॉनिटरिंग सेल चल रहा है, यूनिट चल रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो समय समय पर आने वाली दिक्कतें हैं और जो दिशा निर्देश हैं और किसानों को अधिक से अधिक इसमें लाभ मिले, इसके लिए अभियान चला करके पूरे प्रदेश में इसकी कार्यवाही की जा रही है। जो पीएम किसान सम्मान निधि यूनिट है सहकार भवन में, यह वर्तमान में EKYC और जो आधार सीडिंग का महत्वपूर्ण कार्य है और बचे हुए किसानों की लैंड सीडिंग का कार्य है। इसके लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सब पंचायत स्तरों पर एक विशेष प्रयास के रूप में इंडियन पोस्टल बैंक को एक नोडल एजेंसी बना करके, चूँकि उनकी सभी गाँवों में रीच है, जिन किसानों के खातों DBT इनेबल्ड खाते नहीं है या आधार सीडिंग नहीं है, उन सब किसानों के लिए इंडियन पोस्टल बैंक के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी गाँवों में ग्राम स्तर पर जो वहाँ कर डाक विभाग के कर्मी हैं वो किसानों के खाते खोलने के लिए पंचायत और स्थानीय प्रशासन, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, इन सब के सहयोग से उनके खाते खोल करके और उनको आधार सीडिंग और DBT इनेबल्ड करने का कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ किसानों को EKYC करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर पर भी लाकर, और उनके स्वयं के स्मार्टफोन में ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है इसके ऐप को डाउनलोड करके, इसमें एक खास बात मैं किसानों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अभी अभी सरकार ने पीएम किसान पोर्टल में कुछ नवीनतम परिवर्तन किए। उसमें एक परिवर्तन यह किया है कि ऐप सीधे आप पीएम किसान पोर्टल पर जा कर के, जो सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, उसी से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपके स्मार्टफोन में, और उस ऐप के माध्यम से किसानों को फेशियल रिकग्निशन, यानी कि जो हमारा चेहरा है, चेहरे जैसे ही हम EKYC सेलेक्ट करते हैं तो EKYC के बाद वीडियो ऑन हो जाता है। बस आजकल सभी किसानों के पास घरों में स्मार्टफोन है, तो आप कैमरा ऑन होते ही 30 सेकंड का एक वीडियो बनाते हैं और उसके माध्यम से आपके फेस की पहचान हो जाती है। तो वो वीडियो पूर्ण होते ही किसान का EKYC पूर्ण हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि वो किसान न केवल फेशियल रिकग्निशन या चेहरे की पहचान के माध्यम से स्वयं का, बल्कि 100 अन्य किसानों का भी, अपने आसपास के किसानों का भी EKYC करा सकता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं किसान साथियों के ध्यान में, सभी किसानों के ध्यान में लाना चाहूँगा, ताकि कोई भी किसान इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित ना रहे, हर किसान को समय पर उसकी किस्त उसके खातों में आए। तो इसलिए ये 3 कामों का विशेष ध्यान दें। ये सारे कदम वर्तमान में राज्य स्तर पर भी चलाए जा रहे हैं। जी इन सब जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को इस योजना को लेकर क्या संदेश और क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों से किसान सम्मान निधि के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि किसान अपने बारे में पूर्ण सत्यता से जानकारी दें। कोई भी असत्य दिया हुआ स्टेटमेंट, अपने बारे में जानकारी, छुपा कर की गई जानकारी उनको परेशानी में डाल सकती है। क्योंकि देखिए, जैसा कि किसान पति पत्नी दोनों के नाम भूमि होती है, तो उनको लगता है कि शायद किसी को क्या पता लगेगा, वो दोनों के नाम से अप्लाई कर देते। ऐसा नहीं करना। योजना में एक ही सदस्य पात्र है तो परिवार का एक ही सदस्य अप्लाई करे। दूसरा, बिल्कुल सत्य जानकारी दे। यदि आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो आप अप्लाई ना करें। कर्मचारी हैं तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी के ऊपर के किसान पात्र नहीं है, क्योंकि सरकार इसको में ब्याज और जो भी विधि विधान हमारे कानून में प्रावधान है वो कानूनी कार्रवाई भी होती है और इसकी रिकवरी भी होती है। परंतु इसलिए किसी भी प्रकार के अपने किसान अपने बारे में, अपनी पात्रता के बारे में कोई असत्य जानकारी ना दें, एवं योजना को जो अब समय समय पर इसके अपडेशन केवल पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक पोर्टल से ही लेवें। इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ इंटरनेट पर मौजूद हैं।
केवल भारत सरकार का जो आधिकारिक पोर्टल है अथवा जो राज्य सरकारों द्वारा पीएम यूनिट्स चलाई जा रही हैं पीएम किसान की, उनके जो आधिकारिक हैंडल्स हैं, चाहे सोशल मीडिया पर भी है, राजस्थान में भी राजस्थान किसान सम्मान निधि पीएमयू का सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं। तो किसान केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेकर के कार्य ये करें, आपको बहुत अच्छा लाभ है। 6,000 रुपये किसान को उसके कृषि कार्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी नागरिकों, सभी किसान, पात्र किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। गिल साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और योजना से जुड़ी इतनी विस्तार से जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों को नमस्कार। अभी आपने जानकारी ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आप इस योजना से जुड़कर जरूर लाभ प्राप्त करेंगे। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।